नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का। जी हाँ, राज ठाकरे अचानक जो है फिर से एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होते ही वो सीधा सीधा जो है उन्होंने ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दिया है। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव में लोगों ने मुझे बहुत वोट दिए और वो वोट जो है मेरे पास आने के बजाय जो है किसी और के यहाँ चला गया है। यानी कि उन्होंने पूरा जो है जिम्मेदार जो है ईवीएम पर लगा दिया है। यानी एक बार फिर से ईवीएम बदनाम हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज ठाकरे इतना दिन तक चुप क्यों रहे। आज चुनाव परिणाम को आके भी 2 महीने के ऊपर हो गए हैं, लेकिन अचानक जो है अब महानगर पालिका की चुनाव की चुगुगाट शुरू हुई तो राज ठाकरे भी एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव होते हुए सीधा सीधा उन्होंने ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दिया है। तो आज हमारा विषय यही है कि राज ठाकरे की राजनीति आगे किस तरह बढ़ रही है, किस तरह बढ़ने की ज़रूरत है और उन्हें क्या करने की ज़रूरत है कि उनको वोट मिले और ईवीएम बदनाम ना हो। ये हमारा विषय है आज और हम इसी चर्चा के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ में है सहयोगी सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राज ठाकरे की जो राजनीति है, देखा जाए तो 2005-06 के बाद जो है एक्टिव हुए हैं मनसे को लेके। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उन्होंने गठन किया और उसके बाद उनके काफ़ी एक्टिव रहे और काफ़ी उनके विधायक भी चुन गया। 13 विधायक चुन गया है 2009 में। उसके बाद धीरे धीरे उनका काफिला जो है पतन की तरफ चलता गया। आज जो है उनके बाद एक भी विधायक नहीं है, एक भी नगर सेवक नहीं है और उनकी भीड़ तो जमा होती है लेकिन वोट उनको नहीं मिलते हैं। अब वोट क्यों नहीं मिलते? क्या सही में ईवीएम दोषी है? क्या उनके कार्यकर्ता जो है एक्टिव नहीं है या कार्यकर्ताओं की कमी है? क्या है? ये सवाल है हमारे पास। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे राज ठाकरे जी के बारे में, जो अचानक फिर से जो है आते ही सीधा ईवीएम ठिकरा शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जो चुन के आए हैं वो भी आश्चर्य में है कि मैं कैसे जीत गया। अब बताइए, कोई सवाल होती है कि हम कैसे जीत गए? लोग हारने पर ताज्जुब होते हैं, यानी बीजेपी वाले जीत के ताज्जुब है कि मैं जीत कैसे गया? नहीं, वो ताज्जुब बीजेपी में जो भी है अचंभित हैं कि इतनी सीटें कैसे आई, लेकिन उनसे ज़्यादा अचंभित सीधे सीधे नज़र आता है कि कांग्रेस अचंभित है, मनसे अचंभित है। और ये है सबसे बड़ी चीज़ राज ठाकरे जी के बारे में जो है, राज ठाकरे निस्संदेह एक कद्दावर नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये देखा गया है ना, बोलते हैं ना, हम लोग बराबर बोल रहे हैं कि देखिए राजनीति में संख्या का महत्व होता है जी। जब संख्या नहीं है आपके पास तो आप मतलब एक तरीके से जीरो ही कहे जाएंगे, नेपथ्य में ही जाएंगे। तो राज ठाकरे जी के साथ ये जरूर लोग समझते हैं, जनता भी समझने लगी है, या जो राजनीति के जानकार हैं वो समझते हैं कि उनकी जो भूमिकाएं सतत बदलती रही हैं, सतत बदलते रहते हैं, उसको लेकर। हाँ, वो भी कहते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी भूमिका नहीं बदलता, लेकिन वो दिखता है ना किस तरीके से आपने अपनी भूमिकाएं चुनाव दर चुनाव बदली हुई हैं। अब जैसे पिछले चुनाव का ही उदाहरण ले लिया जाए, लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुलेआम बीजेपी के मंच पर आकर बीजेपी को सपोर्ट किया और विधानसभा चुनाव फिर बीजेपी से अलग होकर लड़े। और ये भी कहा गया है कि भाई, बोलते हैं ना, वोट कटुआ की भूमिका। और जो कह रहे हैं कि ईवीएम पे, जो आपने कहा ईवीएम पे तो सारे ठिकरा फोड़ रहे हैं विपक्ष के जितने हैं, तो उन्हीं विपक्ष की श्रेणी में वो भी शामिल हो गए हैं। तो विपक्ष जो चुनाव अलग अलग लड़ा है और हारा है और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का वर्धन करने के लिए भाई हमने खूब लड़ा, हमारे वोट भी हमको खूब मिले, लेकिन ईवीएम की वजह से किसी न किसी पे तो ठिकरा फोड़ना है, तो ईवीएम पे फोड़ दो। वो आसान है, वो सिद्ध भी नहीं होना है, सबसे बड़ी बात। तो ये राज ठाकरे जी की ये जो भूमिका है ना, आगे जैसे आपने कहा, आगे आने वाले महापालिका चुनाव को लेकर है, निस्संदेह वो अपनी भूमिका। अब उनकी पिछली भूमिका, क्या गलतियां किए, क्या किए हैं, किस तरह की उनकी राजनीति, वो तो ज़्यादा वही समझते हैं। उनके नज़दीक जो रहने वाले हैं वो भी जानते हैं। देखिए 2%, 2.25% उनका वोट महाराष्ट्र में, बिल्कुल 2% के ऊपर वोट नहीं है, वो वोट नहीं है जी। तो ये होता है कि वोट कुछ बढ़ेंगे। तो बीजेपी ने तो देखिए, मैं तो सीधे कहूंगा, बीजेपी ने उनका उपयोग किया जी, पूरा। लोकसभा में भी उपयोग किया और विधानसभा में भी इस तरह उपयोग किया कि देखिए बांटेंगे, कम से कम ये शिवसेना के वोट बांटेंगे, ये
ये उद्धव ठाकरे को काटेंगे। निस्संदेह अंदर खाने की खबर मैं बता रहा हूं कि एकनाथ शिंदे जी चाहते थे कि मनसे के साथ एक गठबंधन हो जाए, और वो चाहते थे अगर मनसे के साथ अगर गठबंधन हो गया होता तो हो सकता है जो उन्होंने कहा कि हमारी कल्याण की सीट है, माहिम की सीट उनके बेटे, 3-4 सीटें जरूर आ जाती उनकी चुनकर। लेकिन क्या अंदर खाने राजनीति चली, बीजेपी ने क्या गेम खेला, इसमें फडणवीस जी का माइंड किस तरह चला, और उसको राज ठाकरे और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमने क्या किया और क्या खोया है, क्या पाया है। तो ये सारी चीजें जो राज ठाकरे के बारे में कही जाती हैं ना कि वो बहुत तरीके से राजनीति करते हैं या महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, इसमें मुझे जान लगता है, लेकिन वो सफल नहीं होते। सफल इसलिए नहीं होते कि उनकी भूमिकाओं पर लोगों को भरोसा नहीं होता। भूमिकाएं देखिए, जैसे एक समय था नासिक महानगर पालिका पूरी उनके कब्जे में आ गई थी, उन्होंने पूरा कोशिश भी कुछ किया, लेकिन इसके बाद वो सब बिखर गए। मुंबई महापालिका में जैसे आपने कहा 13 विधायक उनके चुनने आए, उस 13 के बाद कम हो गया लगातार, बढ़ने की बजाय। एक पिछली विधानसभा में उनके एकमात्र विधानसभा सदस्य थे, तो और चुनाव आने पर ही, सबसे बड़ी चीज, चुनाव आने पर ही उनके सामने मुद्दे आते हैं, चुनाव आने पर ही उनके राजनीति नजर आती है। ये भी कहा जाता है कि वो भी, अब बाला साहब ठाकरे का और एक अलग था। बाला साहब ठाकरे निकलते थे और जब वो कुछ बोलते थे तो उसका पूरे राष्ट्र पर असर पड़ता था, इम्पैक्ट होता था। लेकिन राज जी जो हैं, अब उसी तरीके से राज जी या उद्धव ठाकरे उसी तरह की अगर राजनीति करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों का विश्वास संपादित करना पड़ेगा। और विश्वास संपादित करने में मन से देखिए बिल्कुल असफल रही है। और उद्धव ठाकरे जी को तो थोड़ी संवेदना बाला साहब ठाकरे के पुत्र होने के नाते मिल गई कि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, लेकिन राज ठाकरे को वो संवेदना या वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक तो जो थोड़ी सी उसमें कई कारक हैं, परप्रांतीय राजनीति का है, उसके बाद फिर पहले मुस्लिमों का समर्थन, फिर मुस्लिम विरोध, फिर ये चाहे भोंगा का प्रकरण हो, छोटे छोटे प्रकरण को लेकर मन से अपनी अच्छी भूमिकाएं निभाती रही, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस भूमिका को एकदम बोलते हैं ना, उस रिजल्ट तक पहुंचने में तक वो पीछे हट जाते हैं। जब उसको रिजल्ट तक पहुंचाने की बारी आती है, वो पूरा हो जाए, उसके पहले ही वो भूमिका जो है अपनी भूमिका से हट जाते हैं। लेकिन तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिसका काम कहीं नहीं होता है वो मनसे के पास जाता है और मनसे उसका काम करके देती है, करने लेकिन इसके बाद भी उनको वोट नहीं मिलती। और कहते भी है लोग, काम के लिए हमारे पास आते हैं लेकिन हमको वोट नहीं देते। काम करने के लिए कौन जाता है? कौन काम करने के लिए? बड़े लोग जाएंगे। आम आदमी की लाइन उनके यहाँ नहीं लगी है, आम आदमी नहीं जा रहा है। आम आदमी की शाखाओं में, आम आदमी की ये जो थोड़ी सी जो प्रताड़ना वाली बातें आती हैं, जहाँ जाति का मुद्दा आ गया, मराठी मानुस का मुद्दा आ गया, दिवासा को, वो कुछ ऐसे मुद्दे जाते हैं, या बड़े बड़े ठेकेदार जा रहे हैं, बिल्डर जा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, जब जो है वो कहते हैं मेरे पास नेता आते हैं, उनके पास नेता आते हैं, लेकिन कार्यकर्ता या और आम आदमी की पहुंच से थोड़ी दूर है। हाँ, मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, मनसे के पदाधिकारी हैं, वो आम मुद्दों को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो लोगों की समस्याओं को लेकर कोई घटना हुई, वो कानून भी हाथ में लेते हैं गाहे बगाहे। लेकिन कानून हाथ में, वो समय भी चला गया जब माननीय बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, शाखाओं से उनका काम होता था, शाखाओं पहुंचता था, वो अस्मिता का, एक मराठी अस्मिता का मुद्दा होता था। अब वो गौण मुद्दे हो गए हैं। अब सारी चीजें बदल गई हैं, समय के साथ स्थितियां बदलती हैं। तो उन्होंने जैसे बदलाव के साथ साथ बदलाव तो कोशिश करते हैं बदलाव की, लेकिन फिर उसे पुराने ढर्रे पे वापस चले जाते हैं। अब आप 6 महीने पहले उनके मंच पर उनकी प्रशंसा कर रहे हो और 3 महीने बाद जब चुनाव आया तो उनका प्रखर विरोध कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। क्योंकि तब तक तो बोलते हैं ना, बाजार उठ गई रहती है। और जब बाजार उठ गई तो क्या करोगे? अपना माल बेचकर। जब बाजार चल रही है और वो मार्केट में जब आपकी जरूरत है तो मार्केट में आप आओगे तो आपके को महत्व दिया जाएगा। जब कोई मार्केट ही नहीं, अब आने वाला चुनाव है नगरपालिका महापालिका का, इसलिए वो भी अपनी सभाएं ले रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या लगता है उनको आगे किस तरह भूमिका निभानी चाहिए? क्या किसी गठबंधन में जाना चाहिए बड़ी पार्टी के, या कुछ और करना चाहिए? आखिर में विधानसभा में उन्होंने अकेले का फैसला लेकर उन्होंने देख लिया कि जी, गठबंधन की राजनीति का तो देखिए मौके दर मौके लाभ मिलता रहा है जी। चाहे अभी आप भी आज भी देखिए देश में भी गठबंधन की राजनीति चल रही है। भले बीजेपी बड़े पैमाने पर है, लेकिन बिना गठबंधन के वो भी जीत के नहीं आए हैं। वो समय, देश काल, परिस्थिति और राज्यों की एक जो वोटरों का एक संगठन है या वोटरों की जाति है, उसके अनुसार वो गठबंधन करते हैं। तो अब जब जैसे उन्होंने एक मुद्दा उठाया अजीत पवार जी का, तो वो तो जान ही रहे थे। अजीत पवार जी लोकसभा के पहले ही आ गए थे जी, लोकसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी, तब उन्होंने नहीं उठाया, तब आपने नहीं कहा कि मोदी जी क्यों उनको लोकसभा चुनाव के पहले मैं लोकसभा में मोदी जी के साथ नहीं जाऊंगा। तब तो यही भूमिकाएं हैं। इन भूमिकाओं पर, राजनेताओं की इन भूमिकाओं पर लोगों का विश्वास जो है ना वो घट गया है। और जब घट जाता है विश्वास, तो उसको विश्वास बनाने में बहुत समय लगता है। जैसे अब उद्धव के प्रति भी विश्वास उसी तरह लोगों का घट गया है। तो और बाकी चीजें, कांग्रेस के साथ जाने से उनका नुकसान हुआ, थोड़ा फायदा हुआ लोकसभा में, लेकिन विधानसभा जो उनका मूल था, आते आते वो सारा बिखराव दिखाई दे रहा है। और वो कारण है, उसके बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि एक ही कारण है ये। लेकिन ये जो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी आलोचना करना या बीजेपी की आलोचना करना, वो उनके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होने वाला है, मुझे लगता है। आप अपने लीग की राजनीति करेंगे, आप अपनी विचारधारा की राजनीति करेंगे, विचारधारा को जब बदलेंगे नहीं, तो लोग कुछ ना कुछ एक समय ऐसा आएगा कि आपके साथ आएंगे। अब 2007 से लेकर 2024 तक का समय बहुत बड़ा होता है। अब राजनीति, अब राज ठाकरे जी की दूसरी पीढ़ी राजनीति में आ गई। जब दूसरी पीढ़ी को अगर कुछ नई संख्या मिलेगी, वो विधायक नहीं बनेगा, नहीं पहुंचेगा, तो ये मैं समझता हूं कि वो विधानसभा में उनसे गलतियां हुई, लोकसभा में जो भी निर्णय लिए थे उन्होंने, लेकिन विधानसभा में वो अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए या उनकी पार्टी का एक विधायक नहीं जीत पाया। इसका बहुत बड़ा जो है असर जो है पार्टी के संगठन पर पड़ा है। ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी के लोगों ने अच्छे खासे वोट प्राप्त किए, ऐसा है, वोट भी लिया। ये देखिए आप मुंबई, ठाणे और लेके तीसरे कोंकण में तीसरे नंबर पे उनके कई जो हैं विधायक आए हैं। 50 उम्मीदवार तीसरे नंबर पे थे। तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन वही वोट दिया है, इतना वोट नहीं दिया कि वो जीत पाए। और वो जीत पाने के लिए आपको वोटरों में अपना विश्वास संपादित करना पड़ेगा, उन मुद्दों को ऐसे ले जाना पड़ेगा ताकि उनको लगे। तो वो सोचते हैं कि भाई इनको वोट देने का क्या मतलब है, फिर बीजेपी के साथ ही बीजेपी को दे दो, शिवसेना को दे दो। वही भूमिका तो इनकी भी है। तो कब आप अपनी भूमिकाएं और बदलते रहोगे जब भूमिकाएं, तो ओसीसी सीधे स्पष्ट नजर आता है कि उनकी भूमिकाएं, भले वो कहें कि हमने कोई भूमिका नहीं बदली है, हमारी भूमिका एक ही, लेकिन लोग जान रहे हैं राजनीतिक गलियारे से लेके जनता के गलियारे तक वो जो है ना, वो दिख रहा है कि राज ठाकरे जी की भूमिका कुछ थोड़ी अलग है और उसका उनको खामियाजा जो है मुझे लगता है भुगतना पड़ा है। बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मिश्रा जी। तो राज ठाकरे जी का जो है डगर आगे का जो भी आसान नहीं है, क्योंकि मराठी वोट बैंक जो है उनकी बिखर चुकी है, मुंबई से मराठी वोट जा चुके हैं। तो ऐसे में अब राज ठाकरे जी के सामने एक ही है विकल्प कि कोई अच्छा गठबंधन चुने और अच्छी राजनीति करें और लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं को जो है जोश के साथ जो है सामने आए, तो ही ये जो है मनसे का कुछ आगे हो सकता है। वरना जो है बीजेपी जो है शिवसेना को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मनसे के तो ऑलरेडी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। आगे जो है छोटी पार्टियों को जो है शिकार तो बीजेपी बना ही रही है। ऐसे में मनसे जो है ईवीएम पर ठिकरा फोड़ के आखिर में क्या कर लेगी? क्या ईवीएम पर दोष लगा के मनसे आगे के चुनाव जीत जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।